वालेकुम। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 10 और उसमें हमने क्या स्टार्ट करना है, ड्रग यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स। वो ड्रग जो एनेस्थीसिया के लिए यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनेस्थीसिया होता क्या है। एनेस्थीसिया बेसिकली हम ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जिसमें हमें पेन फील नहीं होता। ठीक है, तो एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं सो दैट आपकी जो पेन फील करने की सेंसेशन है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो एनेस्थीसिया क्या हुआ, इनसेंसिटिविटी टू पेन। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम एनेस्थीसिया बोलते हैं। अब ये हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हम आर्टिफिशियली अगर कोई गैस वगैरह इंड्यूस करवाएं आपकी बॉडी में, एडमिनिस्टर करवाएं, या फिर आपका कोई जैसे सर्जिकल ऑपरेट हो रहा है उसमें कोई इंजेक्टेबल या फिर इन्फ्यूजन की फॉर्म में हम आपको एनेस्थीसिया दे सकते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इंजेक्टेबल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम इंजेक्टेबल्स की बात करें तो उसमें लो पोटेंसी, हाई पोटेंसी और इंटरमीडिएट पोटेंसी वाली ड्रग्स आ जाती हैं। लो पोटेंसी में जो होती हैं वो उनका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है और उनमें आपके प्रोकेन आ जाते हैं और क्लोरप्रोकेन्स आ जाते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रो पोटेंसी वाली आती हैं जिनमें आपका लिग्नोकेन आ जाता है, प्रिलोकेन आ जाते हैं। फिर हाई पोटेंसी आता है जिसमें ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन, डेबीवाकेन, टेट्राकेन, ये सारे ड्रग्स आ जाती हैं। फिर आपके आ जाते हैं सरफेस एनेस्थेटिक्स जो सिर्फ सरफेस के लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें कोकेन, लिग्नोकेन, टेट्राकेन, इनकी जेल्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं और ऑइंटमेंट्स भी। इनसॉल्युबल, एक सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल में आपके बेंजोकेन, ऑक्सीथाजाइन, ब्यूटम्बिन, ठीक है, ये सारी आ जाती हैं। फिर आपके ना बेसिकली अगर हम देखें तो एनेस्थीसिया के दो टाइप्स होती हैं, एक जनरल एनेस्थीसिया होता है, एक लोकल एनेस्थीसिया होता है। जनरल एनेस्थीसिया आपकी होल बॉडी में असर करता है और पूरी बॉडी में अनकॉन्शियसनेस की स्टेट डेवलप कर देता है, मतलब पूरी बॉडी आपकी एक तरह से नंब हो जाती है। ये मेजर जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी को कुछ टाइम के लिए आपका क्या किया जाता है, नंब किया जाता है। ये माइनर सर्जरीज और ऑपरेशन वगैरह में यूज किया जाता है, जैसे आपका डेंटल प्रोसीजर आ जाता है। अब जो एनेस्थीसिया है वो आपको कौन सी ऐसी फैसिलिटेशन देता है कि ये आपकी सर्जरीज में यूज किया जाता है। तो बेसिक जो है उसकी 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनेस्थीसिया दिया जाता है। सबसे पहले है सिडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, मतलब ये सिडक्शन देता है आपको। एक तो आपको पेन फील नहीं होता, दूसरा आपकी जो एंजाइटी होती है ऑपरेट से लेके उसको रिड्यूस करता है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एमनीजिया की स्टेट, लैक ऑफ अवेयरनेस, आपको आप अवेयर नहीं होते कंप्लीटली कि क्या हो रहा है, ऑपरेट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। और दूसरा आपको गनूदगी सी आ जाती है। और एमनीजिया की स्टेट कौन सी स्टेट होती है, जिसमें आपको आप ऐसे समझ लें कि एक तरह से आपको उस प्रोसीजर का कुछ याद नहीं रहता। मेमोरी लॉस की कंडीशन को बेसिकली हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर से रिलेटेड आपको ना कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। उसके बाद है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स भी कर देते हैं। उसके अलावा आपकी जो अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, मतलब आपकी मूवमेंट, ठीक है, आपकी जो डिफरेंट मूवमेंट अनकॉन्शियसली अनडिजायरेबल हो सकती हैं ड्यूरिंग सर्जरी और सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, उन सबको ये प्रिवेंट करता है। उसके अलावा एनाल्जेसिया भी देता है, कुछ जो एनास्थेटिक होते हैं वो आपको क्या देते हैं, वो आपको एनाल्जेसिक इफेक्ट भी देते हैं, पेन रिलीविंग इफेक्ट भी देते हैं, क्योंकि पेन फील ही नहीं होता तो आप रिलीफ फील करते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया आप क्या है, यानी कि जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपकी कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो बेसिकली ये 4 स्टेजेस में हम इन्हें डिवाइड करते हैं, इसके डेप्थ को,
ठीक है। और यूं भी कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेशन को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करें। सबसे पहले होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, सबसे पहले पेन फील होना बंद होता है, फिर उसके बाद स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट आ जाती है, थोड़ा सा आप एक्साइटेड फील करते हैं, फिर आपकी स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया आ जाता है, जिस स्टेज में आपका प्रोसीजर वगैरह किया जाता है। उसके बाद आ जाता है स्टेज ऑफ मेड्यूलरी डिप्रेशन, ये जो होती है इस स्टेज को प्रिवेंट ही किया इस स्टेट को प्रिवेंट किया जाता है, क्योंकि इसके बाद जो होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। ठीक है। ड्रग यूज इन एनेस्थीसिया, अब दो तरह के ड्रग्स हैं, एक जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, एक लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। जनरल जो होंगे होल बॉडी को पे इफेक्ट करेंगे, लोकल जो होंगे स्पेसिफिक एरियाज में काम करेंगे। तो जनरल जो एनेस्थेटिक्स हैं उनमें इनहेल्ड भी आते हैं, इंट्रावीनस भी आते हैं। इनहेल्ड जो आप इनहेल करते हैं और जिनमें डिफरेंट गैसेस आ जाती हैं, जिनमें आपका हेलोथिन भी आ जाता है। इंट्रावेनस जो आईवी लाइंस के थ्रू दिए जाते हैं, जिनमें बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह आ जाते हैं। फिर उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक्स में कौन से आते हैं, उनमें आपके लिडोकेन वगैरह आ जाते हैं। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अगर हेलोथिन की बात करें तो ये जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज किया जाता है। इसका अभी तक कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर तो नोन नहीं है, ये कि ये स्पेसिफिक पार्ट पे जाके ही काम करेगा और फिर ही जनरल एनेस्थेटिक की स्टेट प्रोड्यूस करेगा। ये आपकी जो है इसकी काफ़ी चीज़ों से सेंसिटिविटी मिलती है, जैसे कि आपके जो गाबा रिसेप्टर्स हैं उन पर भी वर्क करता है ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन में, वहाँ पर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो आपकी प्रोलोंगेशन होती है क्लोराइड आयन की, उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो मतलब ये हमने बेंजोडाइजेपिन्स में पढ़ा था कि जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं वो क्लोराइड आयन चैनल के साथ लिंक्ड होते हैं। जब गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, क्लोराइड का इनफ्लक्स इंक्रीज होगा, सेल के अंदर हाइपरपोलराइजेशन होगी, सेल इनएक्टिवेट स्टेट में चला जाता है। तो सेम एज दैट ये हेलोथिन भी ऐसे ही करती है। उसके अलावा आपकी जो इसके थ्रू ये क्या करती है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को डिमिनिश्ड कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है। अब हेलोथिन से जो एनेस्थीसिया डेवलप होता है वो रैपिडली डेवलप होता है, इसका क्विक कांस्टेंट होता है और रिकवरी भी इसकी क्विक होती है। इसीलिए ये जो है आपकी आप ऐसे समझ लें कि ये बेस्ट चॉइस होती है हेलोथिन यूज करना। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया थेरेप्यूटिक यूजेस। थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो पोटेंट एनेस्थेटिक के तौर पे यूज होता है। पोटेंट एनेस्थेटिक यानी कि जिसका जो थोड़ी अमाउंट में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। वीक एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है और क्या करता है, पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर भी है, ये आपका ब्रोंकाई को डायलेट करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, यूट्रन मसल्स को भी रिलैक्स करता है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की बात करें तो ये आपका मेटाबोलाइज डिफरेंट टिश्यूज में होता है और इससे ना आपने कम से कम अगर आप अभी यूज कर रहे हैं तो 2-3 हफ्ते के बाद ही आपने यूज करना होता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने इतनी ज्यादा यूज नहीं करनी होती। ये आपका क्या एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया यानी कि डिक्रीज हार्ट रेट, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाना, और ये सारी ये कंडीशन कॉज करते हैं। ये जो आइसोफ्लोरेन, डेस आइसोफ्लोरेन, ये सीवोफ्लोरेन लिखे हैं, ये आपके दूसरे भी जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका बेंजोडाइजेपिन आ जाता है जो कि आपका जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज होता है और आईवी लाइन के थ्रू दिया जाता है। इसका भी रैपिड इंडक्शन होती है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका इतना रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है कि जैसे ही आप ये इंजेक्ट करते हैं तो उतनी ही टाइम इसे लगता है इफेक्ट प्रोड्यूस करने में जितना आपकी आर्म से आपके ब्रेन तक ब्लड को सर्कुलेट करने में टाइम लगता है। तो ये क्विक इसका भी रिस्पॉन्स आता है और इसे जो है इस एनेस्थीसिया को मेंटेन किससे किया जाता है, इनहेलेशंस वगैरह से। उसके बाद आपका लिडोकेन आ जाता है जो कि आपके लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज होता है। लोकल जैसे अगर आपकी कोई चोट लग गई किसी स्पेसिफिक पार्ट में, हैंड पे लगी, फीट पे लगी, तो लोकल डर्मिस के लेयर में हम ये इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं और ये लोकल नर्व्स को क्या कर देता है, उन्हें
नम कर देता है। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हम यही लोकल एनेस्थीसिया में हम यही चीज़ देख रहे होते हैं कि ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो उस एरिया में, सो दैट वो उसी जगह में लोकलाइज उसका इफेक्ट लोकलाइज इफेक्ट रहे कुछ टाइम के लिए, अनटिल एंड अनलेस अगर हमने स्टिच करना है स्टिच कर लें, क्लीन करना है क्लीन कर लें, या जो भी सर्जरी परफॉर्म करनी है सर्जरी परफॉर्म कर लें। अच्छा, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें लिडोकेन का, तो कैसे इफेक्ट करता है ये बेसिकली जो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जब ब्लॉक होंगे तो अल्टीमेटली डीपोलराइजेशन नहीं होगी, सेलेक्टिवेट स्टेट में नहीं जाएगा और आपकी जो सेंसेशन है वो ब्लॉक हो जाएगी। ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, ये वेजोडाइलेशन भी कॉज करता है और रैपिड डिफ्यूजन भी। अब रैपिड इसकी वजह से क्या होती है, रैपिड डिफ्यूजन होती है अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर वेजोडाइलेशन हो जाएंगे, ब्लड वेसल डायलेट करेंगी तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा और ब्लड के जरिए से लिडोकेन दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा और उस साइड पे उसका एक्शन जो होगा वो क्या होगा, जल्दी खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इसी रीजन की वजह से शॉर्टर ड्यूरेशन होती है, इसीलिए वेजो कंस्ट्रक्टिंग जो वेजो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो इसके साथ दिए जाते हैं जिसमें एपिनेफ्रिन आता है, ठीक है। डेंटल सर्जरी में तो हम मस्ट आपका एपिनेफ्रिन और लिडोकेन का सोल्यूशन यूज करते हैं, उसके अलावा भी इनका सोल्यूशन जब भी दिया जाता है डर्मिस में तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन में ही दिया जाता है, सो दैट कुछ टाइम तक उस जगह पे नंबनेस रहे, ठीक है, वरना इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। अब ये जो है सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी को भी प्रिवेंट करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। क्योंकि एडवर्स इफेक्ट में आपके न्यूरल टॉक्सिसिटी आ जाती है, यानी कि न्यूरॉन की टॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, डिप्रेस कर सकता है कार्डिक पेसमेकर, यानी कि एसए नोड की एक्टिविटी को ये उसके साथ इश्यूज कर सकता है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्शन में भी ये आपका इशू कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका था चैप्टर 10 जिसमें हमने एनेस्थीसिया को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम फिर आपकी ऑटोकॉर्ड्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।